हेलो एवरीवन। ओके, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जो कि अलजेब्रा के अंदर आते हैं। सो उसी कंटिन्यूशन में एक क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। एक सेट गिवन है ए, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 6 एंड बी इज द सेट वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। ओके, तो सिंपल आप देखिए, यहाँ पर हम पहले वाले सेट को पहले देख लेते हैं किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, और फिर दूसरे में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, कितना इंटरवल आएगा उसको देख लेते हैं। ओके, सो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 6। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ओके, सो फैक्टर कर लीजिए x माइनस 3 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ओके, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन माइनस 2। सो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको आपको रियल लाइन पे दिखाऊँ ऐसे ड्रॉ करके, सपोज़ कहीं यहाँ -2 है, 2 3 कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि माइनस ये सारा का सारा पोर्शन माइनस इन्फिनिटी सारा चलता हुआ, सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 ओपन इंटरवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो -2 भी इंक्लूड नहीं हुआ। उसके बाद 3 से आगे वाला पोर्शन यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक का पोर्शन। ओके, तो ये हो गया आपका सेट ए। ये जो सेट है उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से आप बी को देख लीजिए, बी में तो कुछ है ही नहीं। बी सेट वो कहता है, अगर हम बी के लिए बात करें, ग्रेटर देन 3, तो मान लीजिए ये 1 2 3, तो इससे आगे का सारा पोर्शन, सो 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक दोनों, 3 भी ओपन रहेगा यहाँ पर क्योंकि 3 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, सो अब ये कह रहा है कि कौन किस में कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बी जो है इसमें सिर्फ ये वाले हैं आगे वाले, और ए में ये भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो कंटेन हो रहा है किसमें, ए में। ओके, सो देख लीजिए इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन बी। सो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फंक्शन एफ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज़ कंटिन्यूस एट, ये बताना है कि ये कहाँ पर कंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियसली आप में ज़्यादा लोगों को पता होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो जो इंटीजर्स वैल्यू होती हैं, जो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, उनके ऊपर डिसकंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। और कंटिन्यू रहता है जो फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनके ऊपर कंटिन्यूस रहता है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन कुछ इस तरह से चलता है, इसे हम स्टेप फंक्शन ही बोल सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज दोनों साइड ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी देगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और जो बीच के पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये कंटिन्यूस बना रहेगा, ठीक है। तो जो फ्रैक्शनल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कंटिन्यूस होता है इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 भी इंटीग्रल वैल्यू है, -2 भी इंटीग्रल वैल्यू है, 1 भी इंटीग्रल वैल्यू है, ये सब इंटीग्रल वैल्यू है, लेकिन 0.5 इज़ द वैल्यू विच इज़ अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, सो तो 1.5 के ऊपर ही कंटिन्यूस होगा, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, ओके गाइस, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी पीजीटी में आ चुका है 14 में। तो ये कहता है कि द रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 10 प्लस 2 इज़ डिवाइडेड बाई 6। इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हमें ही पता होना चाहिए, अगर हम 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम 10 की पावर डिफरेंट पावर्स को भी अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में रिमाइंडर हमारे पास 4 ही बचता रहेगा, ठीक है।
लेकिन इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये टोटल कितना है 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 प्लस 1 एंड 10 टू द पावर 10 प्लस 2। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 मीन्स 10 टू द पावर 30 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर कितना 20। ओके, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल 2 इंटू 10 टू द पावर 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर हम 10 की पावर को डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारे पास रिमाइंडर 4 ही होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए सिंस अगर हम 10 टू द पावर n को डिवाइड करते हैं 6 से तो इसमें रिमाइंडर 4 बचता है, हम इसे लिख सकते हैं मॉडुलो 6। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 टू द पावर 30 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 4 बचता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इसे हम ऐसे करके कि 6 मतलब 6m प्लस 4 इज़ रिमाइंडर। जैसे ये बेसिकली हम जो फंडामेंटल थ्योरम है अलजेब्रा की उसको लिख रहे हैं a इक्वल टू बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट से। ओके, सो 10 ये में 4 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, तो 4 रिमाइंडर और 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 के मल्टीपल से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 टू द पावर n ले लिया मैंने, तो यहाँ पर 30 लिया इसी तरीके से। तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे 6m प्लस 4। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 4 है। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि अगर आप ये तो सिर्फ किसके लिए है 10 टू द पावर 30 के लिए, अगर इसमें हम जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 20, तो अगर 10 टू द पावर 20 को भी हम डिवाइड करेंगे तो वो सब भी ये बचेगा 6m प्लस 4। ओके, लेकिन 3 भी तो आ रहा है ना, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 20। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18m, और यहाँ कितना हो जाएगा 12। ये फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा 3, 6 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो रिमाइंडर कुछ नहीं जाएगा। इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, और अगर 10 टू द पावर 10 की बात करें ये तो वही है 6m प्लस 4, हम तीनों टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं ना। सो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12m प्लस 8। 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो रिमाइंडर फिर से कितना 2, यहाँ 2 रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर रह जाएगा, यहाँ पर 4 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो सारे रिमाइंडर्स को ऐड कर लो, फिर उसको 6 से डिवाइड कर दो जो बचेगा। सो कितना हो जाएगा रिमाइंडर टोटल हो जाएगा कितना 4 प्लस 0 प्लस 2, 4 प्लस 0 प्लस 2, ये टोटल रिमाइंडर विच इज़ 6। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर हमें डिवाइड तो 6 से ही करना है फाइनली। तो कितना हो जाएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 0 हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा हमारे पास 0, क्योंकि ऑप्शन सी ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब क्वेश्चन ये है चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ फंक्शंस विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनमें से कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शंस है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है कि अगर हमारे पास अगर यहाँ पर 3 ये वेरिएबल्स गिवन है, मतलब 3 फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए कि उनको इनसे मल्टीप्लाई करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ अगर हमारे पास x y z ये 3 वेरिएबल्स हैं तो देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर्स सच डैट स्केलर्स मान लीजिए हमारे पास a b c हैं इस तरीके से कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अगर ये होता है, ठीक है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है और
ये अगर ये तीनों ज़ीरो हैं तो मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर ये जो ए बी सी ये हैं इनमें से कम एक जो हो वो नॉन ज़ीरो। ओके, तो हम यहाँ पर ही देखेंगे कि जैसे हमने सी इसको उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन देखते हैं इसका, जैसे कि हम सी ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखिए cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ओके, हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के cos 2x माइनस के साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपको ये पूछेंगे कि ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, तो इसको इसे लिख दिया कि ये मैं मान लेता हूँ यह -1, इसे -1 और इसको +1, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए, ये स्केलर्स हो गए, माइनस ये फिर से कितना हो गया cos 2x, ओके, सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें, ए जो हमारे पास है वो हो गया -1, बी की बात करें वो हो गया -1 और सी की बात करें तो वो हो गया हमारा -1। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है हमारा सी, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सो दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू विच 79 into 101 into 125 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 11। ठीक है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड बाई 11 करने पर रिमाइंडर इनमें से कोई एक बचे। ठीक है, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें 11 से डिवाइड करते हैं इन तीनों नंबर को अलग अलग, और जो करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स आते हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स आते हैं उनको लिख लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों रिमाइंडर्स को अलग अलग, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ है ना पूरा पूरा, इस वजह से अगर इसमें एडिशन होता तो फिर तीनों को हम अलग अलग ऐड करते जो रिमाइंडर्स होते हैं, फिर उसको अगर वो 11 से एक्सीड कर रहा है तो फिर 11 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो अगर हम 79 को पहले डिवाइड करें, 79 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 11 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर होगा। ओके, तो इसको लिखेंगे 2 मॉडुलो 11। ओके, फिर 101 की अगर हम बात करें, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से तो कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी हमारे पास 2 ही रिमाइंडर बचेगा, मॉडुलो 11। फिर 125 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 11 121, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई में है तो रिमाइंडर क्या क्या हो गया, 2 × 2 × 4 विच इज़ इक्वल टू कितना, 16। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 11 से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो रिमाइंडर कितना होगा, 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 79 × 101 × 125 जो है वो 5 के बराबर है अंडर मॉडुलो 11। ओके, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पूछ रहा है द लिमिट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। लिमिट पॉइंट पूछा है बेसिकली, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो -1 की पावर n है, इसमें हम जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाते हैं तो एक बार निगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n से। ठीक है, ये 1/n से मल्टीप्लाई होने से जब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक को टेंड करेगी तो ये जो है वो 0 की तरफ को टेंड करने लगेगा। ठीक है, जब ये 0 की तरफ को टेंड करेगा और यहाँ पर कोई एक जो भी क्वांटिटी होगी वो निगेटिव या पॉजिटिव होगी, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो टोटल क्वांटिटी जो है वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है,
1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 1/n। ओके, सो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ कोई भी क्वांटिटी आएगी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटू 0। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1। तो 1 इज़ द लिमिट पॉइंट, 1 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, सिर्फ 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस, वन फंक्शंस फ्रॉम ए सेट हैविंग m एलिमेंट्स टू अ सेट हैविंग n एलिमेंट m से n तक वेयर m इज़ ग्रेटर देन n। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन के बारे में इसने पूछा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन f a से लेके b पे डिफाइन है और कार्डिनलिटी ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज़ m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज़ n। ठीक है, तो यहाँ पर वन फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो है ना वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए n के। ठीक है, अगर ये ग्रेटर हो गया, ये अगर ग्रेटर होता है, कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन अगर ग्रेटर हो जाएगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जीरो वन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है वेयर m ग्रेटर देन n। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और यहाँ पर लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पर ले लीजिए आप 1 2 3 सपोज। ठीक है, तो मैंने इसको इस पर मैप करा दिया, इसको इस पर मैप करा दिया, इसको इस पर, एक एलिमेंट रह गया। ठीक, अब इसे कहाँ मैप कराऊँ, अगर मैं इसको यहाँ मैप करा दूँगा तो ये 1 1 नहीं रह जाएगा। ठीक है, और मैप नहीं कराऊँगा तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैप कराता हूँ तो ये मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्योंकि इधर एलिमेंट ज़्यादा थे तो कोई 1 1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आप या तो दोनों बराबर हैं तो ये 1 1 एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब दोनों बराबर हैं तो भी एग्जिस्ट करेगा। अब अगर ये कम होते, ठीक है, ये अगर कम हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम छोड़ देंगे इधर का एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 बना रहेगा तो भी। ठीक है, सो 1 1 होने के लिए ज़रूरी है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्वेश्चन में ये ग्रेटर है इसलिए कोई 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ इज़ बाइजेक्टिव 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1 एंड नन ऑफ दीज, विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, बेसिकली हमें इसमें 1 1नेस एंड ऑन टू नेस चेक करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो वो 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये 1 1 है। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस कॉस एक्स। ओके, 2 प्लस कॉस एक्स, तो हमें ये तो पता ही है कि कॉस एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में होता है। ओके, सो अगर हम 2 प्लस करने दोनों साइड में, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये लेस देन इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा 3। तो इसका ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ये एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि जो एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये फंक्शन था हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना था 2x प्लस साइन एक्स इज़ 1 1 फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है 1 1 फंक्शन। अब देखते हैं ऑन टू नेस। ऑन टू होगा अगर जो कोडोमेन है इसका वो पूरी रेंज के बराबर आ जाए। ठीक है, सो अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि फंक्शन आर से आर को डिफाइन है तो एक्स को टेंड करा दीजिए आप पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों।
ठीक है। सो अगर हम यहाँ लिमिट फाइंड कर लें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस साइन एक्स, कितना आ जाएगा भाई, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिमिट टेंड करा दें x टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रॉम माइनस साइड, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स, कितना आ जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक चल रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो हमारा पूरा के पूरा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आ गया, ओके। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स इज़ ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया। तो देखिए 1 1 भी ऑन टू भी, तो 1 1 ऑन टू होता से क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव, ओके गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।